नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। रुद्रप्रयाग के ग्राम बीरो देवल में मां चंडिका महाबनियाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पहचान आध्यात्मिक ऊर्जा और लोक परंपराओं से है। ऐसे आयोजन हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कारण बनते हैं। हमारी सरकार ऐसे धार्मिक आयोजनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विरासत मंदिरों और परंपराओं से बढ़ चढ़कर जन जन की आस्था और हमारी सामूहिक शक्ति में बसती है। आगे सीएम ने कहा कि प्रदेश में 12,000 एकड़ से ज्यादा भूमि लैंड जिहादियों से मुक्त कराई गई है। 250 से ज्यादा अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर बंद किया गया। हमने ऑपरेशन कालनेमी के तहत छद्म वेशधारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे केदारखंड हो, मानसखंड हो, वहाँ के सभी मंदिरों के सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं। हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश और शारदा कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भाइयों बहनों, देहरादून में भारतीय संस्कृति, दर्शन और इतिहास के गहन अध्ययन के लिए हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना भी हमने की है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में उन दिव्य सूत्रों को समझ सकेगी और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगी, अपने जीवन में उस संस्कार को और उस संस्कृति को उतार सकेगी। इसके अलावा हमने दोनों ही मंडलों में, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन यानी कि एक एक स्पिरिचुअल सिटी बनाने का भी निर्णय लिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उत्तराखंड की समृद्ध जो सांस्कृतिक परंपराएं उनका परचम लहराएंगे। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ, भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी, जिसका पहले बहुत असंतुलन हो चुका है भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे वर्ग के लोगों को ऐसे ऐसे स्थानों पर बसाने का काम हुआ है जहां उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। वहां भी उनको बसाने का काम पहले के समय में हुआ है। हमने तय किया भाइयों बहनों, संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित उत्तराखंड सौंपेंगे, उनको असुरक्षा का भाव नहीं देंगे, उनके भविष्य को किसी प्रकार से भी हम संदेह में नहीं रखेंगे भाइयों बहनों, और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए और उससे छेड़छाड़ न हो, उसके लिए हमने कठोर से कठोर कार्रवाइयां प्रारंभ की है। और इस संकल्प के साथ ही चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, हमने ये सारे कानून बनाए। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके अलावा राज्य के अंदर 12,000 से अधिक ऐसी जमीनें जिनमें लैंड जिहाद के तहत कब्जा किया गया था, उन सारी लैंड जिहाद से कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम किया है। और ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी, ये देवभूमि की पवित्रता की रक्षा का अभियान था। अभी हमारे आदरणीय विधायक भरत चौधरी जी ने कहा, हम हिंदुस्तान के पहले राज्य बन गए भाइयों बहनों। हम पहले राज्य है जहां रहने वाले कोई किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हो गया है भाइयों। भारत के संविधान की मूल आत्मा, उसको सबसे पहले धरातल पर उतारने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, कुछ लोग अवैध मदरसों की आड़ में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। हमने बिना किसी भेदभाव के ऐसे 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम भी हमने किया है। हम देवभूमि में शिक्षा के नाम पर षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2026 जुलाई के बाद राज्य में उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसको विधेयक को हमने मंजूरी दे दी है। उसके बाद चाहे वो बच्चे सिख धर्म के हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सभी को एक समान शिक्षा मिलेगी भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए छद्म वेश धारण करके कालनेमी के रूप में
धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे कॉलनीमियों के खिलाफ, ऐसे छद्मवेशधारियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करके ऑपरेशन कालनेमी चला के वो कालनेमी जहां से आए हैं उन कालनेमियों को वहीं पहुंचाने का काम भी हमने किया है भाइयों बहनों। आज के इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि गर्ल्स इंटर कॉलेज क्यूंजा के भवन निर्माण के लिए यहाँ पर धनराशि स्वीकृत की जाएगी और ये जो हमारा परिसर है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि चंडिका मैया हम सब पर कृपा करती है, बाबा केदार कृपा करते हैं। यहाँ पर सती कुंड बनाया है, इतना शानदार कार्यक्रम हमारे यहाँ के भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस पूरे निर्माण, इसके आसपास का जो पुराने हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा जो हमारे पंडित जी ने कहा है कि उसका एक छोटा सा डीपीआर बना के जो पूरा विधिवत तरीके से प्लान के तहत उसका पुनः निर्माण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद सहयोग से हमारी ये देवभूमि संस्कृति, सुशासन और राष्ट्रभक्ति का आदर्श बनेगी। आइए हम सभी लोग माँ चंडिका से प्रार्थना करें कि हम सबको धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और इसके साथ ही लाटा बाबा इंटर कॉलेज सीसो को इंटरमीडिएट स्तर पर इसका परीक्षण करवा के, क्योंकि अनुदान के लिए हमने कुछ उसकी नियमावली बनी है, उस नियमावली के तहत उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने राजसी मैदान में आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि बजट के दृष्टिगत सभी वर्गों के हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद किया जा रहा है। सभी लोगों के सुझाव के आधार पर बजट स्पर्शी बने, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट हमारे लिए दिशा होती है, उसी के अनुरूप हम भी आगे बढ़ रहे हैं। एबीसी सेंटर और लीगेसी बेस निस्तारण पर और भाइयों बहनों, सामान्यतः जो बजट है इसको आंकड़ों, फाइलों और जटिल वित्तीय शब्दावली का केवल दस्तावेज माना जाता है और बहुत बार तो मैं ही जो है लगभग 15 साल मुझे होने वाले हैं इस व्यवस्था में काम करते करते, सीधे सीधे हर बार बजट प्रस्तुत होता है और हर बार हम भी कभी 4 या 5वां साल तो ये हमको इसी जिम्मेदारी पर हो गया, लेकिन अभी भी कई बार बहुत सारा इतना वो होता है, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं पांडे जी इसको कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अलग प्रकार का विषय है, तो हमने कोशिश करी है कि इसको थोड़ा सरल कैसे बनाया जाए। डॉक्टर साहब, सरल कैसे हो, आम जनता का बजट कैसे बने। तो प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू किया देश भर में कि भाई बजट से पहले भी, बजट के बाद भी, कि लोगों को बताया जाए कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके लिए कौन कौन से इसमें आगे बढ़ने के रास्ते दिए गए हैं, क्या क्या लाभार्थी योजनाएं हैं, देश के लिए क्या हो रहा है, किसानों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है, अभी हमारी नगर पालिकाएं और नगर निगमों के लिए क्या है, या जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायतें हैं उनके लिए किस प्रकार का बजट हो। तो इसलिए हमने संकल्प लिया कि हमारी सरकार इसको केवल बंद कमरों में नहीं रखेगी, बंद कमरों की बजाय इसको खुले संवाद के और व्यापक विचार विमर्श से, सबकी सहभागिता से इसको हम तैयार करेंगे। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये केवल एक नारा नहीं है, ये बजट की एक उसके निर्माण की आधारशिला है जहाँ से तैयार होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जितना मैं सोचता था इस बात को, तो हमारे जावलकर साहब ने भी इसको जो है पूरे वित्त विभाग को लेकर सच में वो खुद भी जो है अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे आप लोग बोल रहे थे मैं भी नोट कर रहा था और ये भी अपने कंप्यूटर में डाल रहे थे वहाँ पर। ये टेक्नोलॉजी का ज़्यादा अच्छा यूज कर रहे थे और सारा इन्होंने लिख दिया। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सुझाव बहुत ही बहुमूल्य है और आज का ये जो संवाद है
हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उस जीवंत कार्यशैली का एक उदाहरण है कि भाई सभी लोगों ने अपनी बात रख दी। हालांकि कुछ लोग मुझे लगता है कि और बात रखना चाहते थे, शायद अभी उनको नहीं मिल पाया, समय नहीं मिल पाया या नहीं रख पाए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने सारे के सारे जो है सुझाव आज भी दे सकते हैं। अगर 1-2 दिन बाद देना चाहें तो 1-2 दिन बाद भी, जहां भी जिस जनपद में भी देना चाहें। जिलाधिकारी जी, पांडे जी, आप लोग भी व्यवस्था कर लें, यहाँ के सबके सुझाव हमको मिल जाएं, तो किसी का भी बहुमूल्य सुझाव कहीं छूटना नहीं चाहिए। और ये केवल एक सुझाव लेने का ही नहीं, एक कार्यक्रम मात्र नहीं है। संक्षिप्त जरूर है कि भाई 2-3 घंटे में बहुत सुझाव नहीं लिए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पर विस्तार से चर्चा भी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ पर लोग आए हैं, उसको मैं कह सकता हूं कि एक टीम उत्तराखंड की भावना को सशक्त करने वाले लोग हैं। और एक क्रीम है, जो एक क्राइटेरिया तय किया गया है, वो क्रीम है जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और टीम उत्तराखंड की जो सामूहिक सोच है, उसको दिशा देने का एक मंच भी है। भाइयों बहनों, पिछले वित्तीय वर्ष में जैसा दिलीप जावलकर जी ने बताया कि उत्तराखंड का बजट पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया था। और कहां 4,000 करोड़ से हमारा राज्य का ये बजट प्रारंभ हुआ, और उसमें ऐतिहासिक रूप से लगातार हम लोग प्रगति करते गए। और इस बार के बजट में हर बार 10% बढ़ जाता है, तो इसमें 10% और ऐड आने वाला जो हमारा मार्च के महीने में बजट है, उस बजट में हो जाएगा। और ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हमारी आर्थिक मजबूती, वित्तीय अनुशासन और विकास किस गति से, तीव्र गति से हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जीएसडीपी हमने 2022 में राज्य की दुगना करने का लक्ष्य लिया था, ये संकल्प लिया था, और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हम अपने लक्ष्य को उसमें प्राप्त कर गए हैं। लगभग हम जीएसडीपी को प्राप्त कर गए हैं। और चाहे वो राज्य को राजस्व सरप्लस की स्थिति में बनाए रखना हो या पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी करनी हो, 2019-20 में जहां पूंजीगत व्यय, जिसमें आप सब लोग काम करते हैं, नगर पालिकाओं में, जिला परिषद में, अन्य हमारे माननीय विधायकगण, अन्य जो योजनाएं चलती हैं सरकारी, हमारे जिला प्लान से लेकर सारी चीजें जिसमें होती हैं अवस्थापना में, अगर मैं कहूं तो पहले 19-20 में ये हमारा 5,000 करोड़ का था, और अब ये बढ़कर 11,000 करोड़ से अधिक हो गया। और आज हम लगभग 30-40 हजार करोड़ रुपए का काम प्रत्येक वर्ष कर सकते हैं। इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे तो हम सबको उत्साहित होने का भी जो है ये मौका है कि आंकड़ों से ही नहीं, व्यवहारिक रूप से भी। और वहीं हमारे पड़ोस में हमारा ही जैसा राज्य हिमाचल भी है, वहां की स्थिति के बारे में भी थोड़ा हमको जानकारी होनी चाहिए। एक समय में लोग कहते थे कि हमको जो है हिमाचल को देखना चाहिए, कहते थे कि नहीं कहते थे? कौन बताएगा? कहते? जोशी जी आप बताओ, कहते थे ना? लेकिन अभी वहां के लोग कहते हैं कि अब उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने तेज गति से प्रगति की। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट सिटी के लिए बजट आवंटित हुआ था, तभी कांग्रेस ने आशंका जताई थी कि अधिकारियों और नेताओं के बीच बंदरबाट हो रही है और काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि अब अगर बीजेपी विधायक खजान दास भी अनियमितताओं की बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि है। राजेंद्र शाह ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़कों की गुणवत्ता खराब है, कई जगह केवल मिट्टी डालकर सड़कें बंद की गई है और बरसात में सड़क धंसने तथा हादसों को आशंका बनी हुई है, जो लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। देखिए, हम पहले दिन से, जिस दिन से स्मार्ट सिटी के लिए बजट अलॉट हुआ था और जिस तरह की बंदरबाट पहले ही अधिकारी और नेताओं में हो गई थी, हमने तब से ही लगातार ये कहना शुरू कर दिया था कि इस बंदरबाट को रोकिए, धरातल पर काम दिखाइए। लेकिन आज अगर भाजपा के विधायक खजान दास जी इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की उस बात की पुष्टि है कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों का घोटाला जो है स्मार्ट सिटी में हो गया। सड़कें खुदी हुई है और जो सड़कें बंद भी की गई है उसमें
मिट्टी डाल के बंद की गई है, वो नीचे पत्थर नहीं है। अगर बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं देखो, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले क्रम में आपको गाड़ियों धसी भी मिलेंगी वहां पर गाड़ियां, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, सिर्फ आपने बजट में लीपापोती करने का काम किया। और इसका खामियाजा आने वाले कल में जैसे जैसे बारिश आएगी, बारिश आने के बाद आम जनता को उठाना पड़ेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है भाजपा की होगी। अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में एक जागरूकता वाहन रवाना किया। इस दौरान महारा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ रही है और चीन जैसे देश घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में सशस्त्र बलों की संरचना को कमजोर करना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से पारंपरिक सैन्य भर्ती व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड जैसे राज्य पर पड़ेगा, जिसे गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की वीर परंपराओं का घर माना जाता है। महारा ने कहा कि प्रदेश के लगभग हर गांव से कई पीढ़ियां सेना में सेवा देती हैं, लेकिन नई व्यवस्था से युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अग्निवीर योजना इसने बहुत नुकसान किया है, और मेरे उत्तराखंड का तो बहुत ज्यादा क्या है, जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर, और लोगों में सबसे पहली चाहत फौज में जाने की होती है। हर गांव से कई लोग फौज में हैं और वो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे। चौथी पीढ़ी भी फौज में है, किसी की 5वीं पीढ़ी फौज में है। पर अभी अग्निवीर योजना की वजह से एक निराशा आई। आपने पंजाब का एक आंकड़ा देखा कि पंजाब के लोग अब फौज में नहीं जा रहे हैं, और उसी तरीके से हल्के हल्के यहाँ भी कमी आएगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पलायन बढ़ेगा। अभी तो जो मनी ऑर्डर आता था कैप्टन साहब का, ऑनररी कैप्टन साहब का, मेजर साहब का, सूबेदार साहब का, नायक साहब का, उससे गांव की इकोनॉमी चलती थी। अब गांव में सूबेदारणी और नायक साहब की घरवाली नहीं मिलेगी, तो जो गांव की छोटी मोटी दुकानें चलती वो भी कैसे चलेंगी? रोजगार है नहीं, खेती हो नहीं रही, क्योंकि जंगली जानवर से लेकर प्रकृति की मार की बारिश हो रही है तो बादल फट रहे, नहीं तो बारिश ही नहीं हो रही है। देवाल विकासखंड की पहली बीडीसी बैठक ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। थराली विधायक भोपाल राम टमटा भी इस बैठक में शामिल हुए। मुख्य विकास अधिकारी चमोली अभिषेक त्रिपाठी की मौजूदगी में जनप्रतिनिधियों ने सड़क, बिजली, पेयजल जैसे प्रमुख मुद्दों का जोर शोर से उठाया। बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग और एनपीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के न पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने भारी नाराजगी जताई और अपना आक्रोश व्यक्त किया। सदन से एनपीसीसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग भी उठी, जिस पर सीडीओ अभिषेक त्रिपाठी ने सदन से औपचारिक प्रस्ताव भेजने की बात कही। क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश गड़िया ने देवाल विकासखंड को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की मांग की। तमाम विभागों की समस्याओं से अवगत कराया है हमारे जनप्रतिनिधियों ने। जल संस्थान के, जल निगम के हो, जो जल जीवन मिशन में जो काम चल रहे हैं उनमें तमाम अनियमितता पाई गई है, और हमने सदन के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया है कि हम प्रधान और क्षेत्र पंचायतों की एक समिति गठित करके हम पूरे विकासखंड में जो ये काम चल रहे हैं उनकी जो भी दिक्कतें उनमें आएंगी, जो भी समस्या आ रही हैं, जो भी लापरवाही विभाग के द्वारा देखने को मिल रही है, उसमें हम इसमें उच्च जांच के लिए, इसके लिए हम जल्दी इसमें एक समिति के माध्यम से भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित ही निंदा प्रस्ताव पारित करना भी ये करना चाहिए, क्योंकि लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहाँ पे विकासखंड देवाल में कई जगह जो उनके रोडों का काम चल रहा है, या थराली वाण के विषय में हम बात करें, जो अभी काफ़ी लंबे समय से मां नंदा देवी राजजात के नाम से जो पैसा मिला है, उस पैसा का जिस प्रकार से दुरुपयोग होते हुए देख रहे हैं, वो एक हम सब जनप्रतिनिधियों की कड़ी निंदा करते हैं। और इसके लिए मैं लोक निर्माण विभाग से पूर्व में भी आश्वस्त किया था कि अगर उनके द्वारा कहीं भी लापरवाही दिखेगी काम में, तो हम जनप्रतिनिधि, सब जनप्रतिनिधि मिलजुल कर हम लोक निर्माण विभाग पर निश्चित ही तालाबंदी करेंगे, उनके खिलाफ जरूर निश्चित ही बैठेंगे। सड़कों के मामले में, क्योंकि बरसात के बाद निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। दूसरे में जो यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो यहाँ पर योजनाएं गतिमान हुई थी, उनमें बहुत सारी योजनाओं पर लोगों की बड़ी शिकायतें भी हैं। कुछ काम इस वजह से नहीं हो पाया है कि उसमें धनावंटन की कमी है, और इस प्रकार के और भी बहुत सारी समस्याएं हैं।
कुछ बाढ़ सुरक्षा के कार्यों की योजनाएं हैं, कुछ अन्य आपदा के संबंधित योजनाएं हैं। निश्चित रूप से उनका निस्तारण भी हो रहा है और मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे जनप्रतिनिधिगण आए हैं, जितने भी प्रधानगण आए हैं, पहली बैठक ये होने जा रही है। सब लोग इस बात का अनुभव भी लेंगे और अधिकारियों से लेकर के सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल जिले की पहली परेड का निरीक्षण किया है। इसमें परेड के दौरान उन्होंने जवानों के साथ ट्रैक पर दौड़ लगाई और उन्हें शारीरिक मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा क्वार्टर गार्ड और मेस में सफाई की कमी देखकर एसएसपी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखी जाए। साथ ही एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नैनीताल और तमाम जिलों में न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही थी। इस दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी एक ईमेल के माध्यम से बम को उड़ाने की धमकी मिली तो आनन फानन में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आने लगी। इसी क्रम में आईजी कुमाऊं मंडल रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि गेट पर पास दिखाकर ही हाईकोर्ट में आने जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए हैं और चारों तरफ से पुलिस की टीम निगाहें रखी हुई है। कुमाऊं आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि ईमेल का पता लगाने के लिए राज्य के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी मदद ली जा रही है। उनके आईपी एड्रेसेस ट्रेस किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आईपी एड्रेसेस जैसे आप जानते हैं आजकल साइबर क्राइम में डार्क वेब ब्राउजर्स का प्रयोग होता है जिससे आईपी एड्रेस ट्रेस करने में कठिनाई होती है, परंतु जहां जहां के आईपी एड्रेसेस ट्रेस हुए हैं उन कंट्रीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एमलैट के माध्यम से समन्वय स्थापित। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को युवाओं और देश की सुरक्षा के साथ साथ धोखा मानती है। आज देहरादून पार्टी कार्यालय से प्रचार वाहन को रवाना किया गया। कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार इस योजना के जरिए भारतीय सेना को कमजोर कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में एक जागरूकता वाहन रवाना किया। जागरूकता वाहन के जरिए पार्टी जनता के बीच जाकर योजनाओं की खामियां गिना रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ रही हैं और चीन जैसे देश घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में सशस्त्र बलों की संरचना को कमजोर करना चिंताजनक है। देखिए, लगातार सीमाओं से गलत खबरें आ रही हैं। चाइना ने काफी अंदर तक इन्फिल्ट्रेट किया है, हमारी धरती पे गांव बसा लिया है और ऐसे समय में जब देश कमजोर हो रहा है उस समय आर्म फोर्सेस को कमजोर करवाया जा रहा है। ये जो अग्निवीर योजना है इससे बहुत नुकसान किया है और मेरे उत्तराखंड का तो बहुत ज्यादा क्या है, जहाँ गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट का घर और लोगों में सबसे पहली चाहत फौज में जाने की होती है। हर गांव से कई लोग फौज में हैं और वो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे। चौथी पीढ़ी भी फौज में है, किसी की 5वीं पीढ़ी फौज में है। पर अभी अग्निवीर योजना की वजह से एक निराशा आई। आपने पंजाब का एक आंकड़ा देखोगे, पंजाब के लोग अब फौज में नहीं जा रहे हैं और उसी तरीके से हल्के हल्के यहाँ भी कमी आएगी। करण माहरा ने कहा कि अग्निपथ योजना से पारंपरिक सैन्य भर्ती व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड जैसे राज्य पर पड़ेगा, जिसे गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की वीर परंपराओं का घर माना जाता है। माहरा ने कहा कि प्रदेश में लगभग हर गांव से कई पीढ़ियां सेना में सेवा देती हैं, लेकिन नई व्यवस्था से युवाओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने दावा किया है कि अन्य राज्यों में भर्ती के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही है और यही स्थिति रही तो उत्तराखंड में भी सेना में जाने की परंपरा प्रभावित होगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पलायन बढ़ेगा। अभी तो जो मनी ऑर्डर आता था कैप्टन साहब का, ऑनररी कैप्टन साहब का, मेजर साहब का, सूबेदार साहब का, नायक साहब का, उससे गांव की इकोनॉमी चलती थी। अब गांव में सूबेदारणी और नायक साहब की घरवाली नहीं मिलेगी तो
जो गांव की छोटी मोटी दुकानें चलती वो भी कैसे चलेंगी? रोजगार है नहीं, खेती हो नहीं रही क्योंकि जंगली जानवर से लेकर प्रकृति की मार की बारिश हो रही है तो बादल फट रहे, नहीं तो बारिश ही नहीं हो रही है। ऊपर से जो छोड़ी हुई हमारी गौ माता है वो भी खेतों में, तो बहुत परेशानी है और पलायन के कारण बने, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण पलायन का बनेगा अगली योजना। और इसको समय रहते भापते हुए हम चाह रहे हैं कि इसके विरोध में लोग हो और सरकार मजबूर हो पुरानी व्यवस्था को लागू करें। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि इस योजना का लक्ष्य सेना की औसत आयु को वैश्विक स्तर 32 वर्ष से घटाकर 25 से 26 वर्ष लाना है, ताकि सेना युद्ध के लिए अधिक चुस्त दुरुस्त रहे। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस योजना को लेकर झूठ फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना पेंशन बचाने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। शर्मनाक बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण मेहरा जी का। उनका कहना है कि देश कमजोर हो रहा है, हमारा डिफेंस कमजोर हो रहा है, जबकि उसके उलट है, देश भी हमारा बहुत मजबूत है, हमारा डिफेंस भी बहुत मजबूत है। पहले आर्मी के पास जूते तक नहीं होते थे, आज हमारी आर्मी बकायदा टेक्नोलॉजी से लैस है और वो कह रहे हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं। शर्म नहीं आती अग्निवीर पर इस तरह के वक्तव्य को देते हुए कांग्रेस के प्रदेश जो पूर्व अध्यक्ष हैं। आज अगर अग्निवीर में हमारा प्रदेश का बच्चा जा रहा है तो अपने देश की सुरक्षा भी कर रहा है और अपने प्रदेश का गौरव और मान भी बढ़ाने का काम कर रहा है। अरे भाई, कांग्रेस को मुझे लगता है कि देश मजबूत दिखाई नहीं देता, क्योंकि कांग्रेस खुद में कमजोर हो चुकी है और जो कमजोर व्यक्ति होता है उसको सामने वाला भी कमजोर लगता है। लेकिन आज देश भी मजबूत हो रहा है, हमारा डिफेंस भी बहुत मजबूत है और हमारे जो आर्मी में बच्चे जा रहे हैं, जो हमारे अग्निवीर के माध्यम से बच्चे देश की और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की आवश्यकता है, जो बार बार अग्निवीर योजना पर आरोप लगाने का काम करते हैं, जबकि अग्निवीर से हमारे जो बच्चे हैं वहां करने के बाद जब वो यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद अन्य विभागों में उनको आरक्षण मिलेगा जब वो अग्निवीर से वापस लौट करके आएंगे। और 25% से लेकर के 30% तक हमारा बच्चा वहीं का वहीं अग्निवीर में अपनी सरकारी नौकरी को करने का काम करेगा। लेकिन कांग्रेस को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस का चश्मा सिर्फ और सिर्फ कमजोरी की ओर देखता है, मजबूती की ओर नहीं देखता। तो मुझे लगता है कि करण मेहरा जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, हमारे पूरे आर्मी के जवानों से भी माफी मांगनी चाहिए और देश के नागरिकों से भी माफी मांगनी चाहिए। अग्निपथ योजना पर बीजेपी सरकार की अपनी बातें हैं और कांग्रेस का आरोप है, और इन सब के बीच कई सवाल हैं। योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, बड़ी बात ये नहीं है। योजना के जरिए सेना में जाने वाले युवा क्या सोचते हैं, ये बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।